अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहज़ाद। हालिया दिनों में आपकी नज़र से ये ख़बर तो गुज़री होगी कि पाकिस्तान ब्रिक्स की मेंबरशिप हासिल करना चाहता है। उसने इसके लिए दरख्वास्त दे रखी है और वो पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से पाकिस्तान ब्रिक्स के अंदर इस ग्रुप के अंदर दाखिल हो जाए। तो ये ब्रिक्स क्या है, इसकी क्या ग्लोबल रेलेवेंस है, इसकी क्या इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है और ग्लोबल पॉलिटिक्स में इसका क्या किरदार है, इस सब का अब हम आज एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले तो यही खबर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि पाकिस्तान सीक्स ब्रिक्स मेंबरशिप डिस्पाइट इंडिया रोड ब्लॉक। इस पहली खबर से ही आपको अंदाज़ा हुआ कि ब्रिक्स के अंदर जो एक मेंबर है इंडिया, वो पहले दिन से ही जो है पाकिस्तान की ब्रिक्स के अंदर शमूलियत के ख़िलाफ़ है। और इवन दो कि अब ब्रिक्स जो है वो ओरिजिनली तो ये 5 मुल्कों का एक ग्रुप था, लेकिन अब वो एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है और नए मेंबर्स को वो अपने अंदर एंटर कर रहा है। तो इस सारे मामले के अंदर इंडिया ने डे वन से ये यानी एक ब्लॉक रोड ब्लॉक बनाया हुआ है कि चाइना और रशिया और ब्राज़ील के ऊपर ये ज़ोर डाला हुआ है कि आपने पाकिस्तान को इसके अंदर मेंबरशिप नहीं देनी। तो 2010 में ये ब्रिक्स की जो है बुनियाद रखी गई थी। इसके अंदर 5 ममालिक थे जिनमें चाइना, रशिया, इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका है। ये सब जो मेंबर्स हैं, ये इनसे मिलकर ये 2010 में जब ये तंजीम बनाई गई, तो ऑल्दो कि ये पॉपुलेशन वाइज, लैंड एरिया वाइज एक बहुत बड़ा ग्रुपिंग बन जाती है, लेकिन इकोनॉमिकली इसको एक कोई बहुत बड़ा वाइबल प्लेटफॉर्म नहीं समझा जा रहा था। लेकिन इन सालों के ये जो अंदर अंदर चाइना और रशिया की कोशिशों से ये इसको एक यानी कि ग्लोबल इम्पोर्टेंस मिलनी शुरू हो गई है। और क्योंकि चाइना और रशिया ये चाहते हैं कि वो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया में लेकर के आएँ और एक दुनिया में ऐसा कैंप बनाए या ऐसी ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ बनाए जो कि मुकम्मल तौर पे चाइना और रशिया के साथ प्रो हों, एलाइड हों और वेस्टर्न ममालिक के साथ उनके ताल्लुकात कम से कम हो। तो उस चीज़ को बढ़ावा देते हुए इन्होंने ना सिर्फ ये कि ब्रिक्स को जो है वो मज़बूत से मज़बूत करने की कोशिश भी की, बल्कि अब वो इस स्टेज पर आ गए हैं कि वो इसको एक्सपैंड करके इसके अंदर बहुत सारे नए ममालिक को शामिल कर लें। सो ये मैं आपको एक ब्रिक्स की एक्सपेंशन का एक मैप दिखा रही हूँ। ओरिजिनली इसके अंदर रशिया था, चाइना, इंडिया और ये रेड कलर में ब्राज़ील और ये साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्रीज़ थे। उसके बाद अब जो 2 नए मेंबर्स को उन्होंने एडमिट कर लिया है और 2024 में वो एडमिट हो जाएंगे, यानी उनको अप्रूवल मिल चुकी है। उन नए मेंबरान के अंदर कौन कौन शामिल हैं? ईरान, जो कि एक दुनिया का बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। सऊदी अरब, जो कि एक दुनिया का बहुत बड़ा बल्कि सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। उसके अलावा इजिप्ट, जो कि एक मिडल ईस्ट का एक स्टेबल और स्ट्रॉन्ग कंट्री समझा जाता है। इसके अलावा इथियोपिया है और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नीचे अर्जेंटीना है। और ये तमाम कंट्रीज़ जो हैं, अगर आप इनको मिला लो तो आपको नज़र आएगा कि ये रशिया भी दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर, ईरान भी सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर, सऊदी अरब भी सबसे बड़ा, और इवन ब्राज़ील भी दुनिया का एक सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर्स के अंदर शामिल होता है। सो ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंप बनने वाला है। और ये कैंप जो है इस तरह का है कि इसमें ना सिर्फ दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, जो कि आपको पता है कि चाइना और इंडिया दोनों के अंदर बिलियन प्लस पॉपुलेशन पहले से ही मौजूद है, और इनके अंदर बहुत सारा दुनिया की मादनियात, बहुत सारी और चीज़ें, ऑयल की दौलत और इसके अलावा मज़ीद जो मिनरल वेल्थ है वो भी बहुत ज़्यादा मौजूद होने की वजह से अगर ये ब्लॉक इसी तरह से, और ये जो येलो कलर की कंट्रीज़ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वो हैं जो कि मज़ीद दरख्वास्त दे चुके हैं कि हम ब्रिक्स के अंदर शामिल होना चाहते हैं। तो अगर ये तमाम कंट्रीज़ ही ब्रिक्स के अंदर शामिल हो जाती हैं तो आप देख लो कि ये, और आप इसके अंदर एक और चीज़ आप नोट करो कि इसमें ना यूएस शामिल है और ना ही कोई यूरोप का कंट्री इसमें शामिल है। उन सबको इन्होंने अलग रख दिया है। दैट मीन्स कि ये
एक ऐसा ग्रुप बनने वाला है ब्रिक्स जो कि वेस्टर्न पावर्स और प्रो यूएस के जो पावर्स हैं उनको बिल्कुल अपने अंदर शामिल नहीं होने देना चाह रहा। एक ही वाहिद इस ग्रुप के अंदर जो प्रो वेस्टर्न पावर है और वो है इंडिया। और इंडिया का इस पूरे जो ग्रुप है इसके अंदर एक बड़ा ही ऑड किस्म का किरदार है, क्योंकि वो किसी भी मसले में, जिन मसाइल में चाइना और रशिया एलाइड होते हैं, एक पेज पे होते हैं, इंडिया हमेशा उसके मुखालिफ कैंप में होता है, क्योंकि वो यूएस कैंप के अंदर है। तो उसका मौजूदगी खुद ही इस ग्रुप के अंदर जो है वो एक अजीब सी कैफियत को बना देता है। और इवन मैं आपको बताऊं कि इंडिया की मौजूदगी की वजह से ही ब्रिक्स को आज तक इतना बढ़ावा नहीं मिल सका और वो इतना स्ट्रांग नहीं बन सका, बिकॉज उनके अंदर के ये जो 5 कंट्रीज़ हैं वो ही किसी भी मामलात में वन पेज पे नहीं आ पा रहे होते थे। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि ब्रिक्स जो है वो मजबूत से मजबूत तर होने के तरफ जा रहा है। और ये जो नए मेंबर्स इसके अंदर आ रहे हैं ये तमाम जो है रशिया और चाइना के साथ वन पेज पर होने वाले तमाम कंट्रीज़ हैं। और ऐसा लग रहा है कि अगर इंडिया ज़्यादा अरसा इस ब्रिक्स में रहा तो फिर इंडिया को भी अपनी जो लॉयल्टीज़ हैं वो यूएस कैंप से हटा करके रशियन और चाइनीज़ कैंप्स के साथ जोड़नी पड़ जाएंगी। सो थोड़ा सा और हम देखते हैं कि ये ब्रिक्स कितना पावरफुल है। पॉपुलेशन वाइज 42% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है ब्रिक्स के कंट्रीज़ में आती है। और ये तब की बात है जबकि इसमें सिर्फ ये 5 ही मेंबर्स थे। अब अगर इसमें ये मेंबर्स बढ़ जाएंगे तो फिर तो आप समझ लें कि पॉपुलेशन वाइज भी ये लोग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लैंड वाइज एरिया इस वक्त भी इनका तकरीबन 40% था और ये नए मुल्कों के आने से मज़ीद बढ़ जाएगा। जीडीपी इनका 26% पहले से ही मौजूद था, दुनिया की जीडीपी में से 26% इनके हिस्से में था। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिहाज से भी ये काफ़ी ज़्यादा, यानी 20% ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट इंपोर्ट को ये कंट्रोल करता था। एक और मैप हम देखते हैं कि ब्रिक्स के अंदर की जो 5 ममालिक थे जो इनके कलीदी ममालिक हैं इनके अंदर सबसे बड़ी इकॉनमी जो है वो चाइना की थी, जिसकी $11 ट्रिलियन की इकॉनमी है। उससे छोटी इकॉनमी इंडिया की थी जो 2 ट्रिलियन पे है। फिर उसके बाद रशिया है जो 1.28, और फिर ब्राज़ील, और उसके बाद सबसे छोटी इकॉनमी उसके अंदर साउथ अफ्रीका की थी। सो इससे आपको पता चल रहा है कि ये जो चाइना और रशिया का मिला करके इस ब्रिक्स के अंदर कितना इन्फ्लुएंस ज़्यादा है और इनका कंट्रोल इसके अंदर कितना ज़्यादा है। ये एक और चार्ट अब मैं आपको दिखाती हूँ जिससे पता चलेगा आपको कि जो G7 ममालिक हैं, जो दुनिया के सबसे अमीर तरीन ममालिक हैं, जिनमें यूएस, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और ये सब बहुत अमीर जो दुनिया की इकोनॉमीज़ हैं, इनका ग्रुप है G7। और इससे पहले 2000 के सन 2000 में आप देख रहे हैं इस चार्ट के अंदर कि 43% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो G7 के अंडर कंट्रोल थी। और उस वक्त 2000 में जो ब्रिक्स के कंट्रीज़ थे वो उनके पास सिर्फ 18% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी थी। लेकिन अब अगर आप देखें इस चार्ट को कि 2028 में यानी 2028 में ये प्रोजेक्शन क्या है, क्या हो जाएगा कि G7 की जो इकोनॉमी है वो श्रिंक होते 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 नीचे आते आते 17-18% पर आ जाएगी। और ब्रिक्स की जो इकोनॉमी है वो इन 5 ममालिक की वो बढ़ते बढ़ते 2028 में तकरीबन 40% से ऊपर चली जाएगी। सो ये है इन लोगों की प्रोजेक्शन। और इससे आपको दिख रहा है कि ना सिर्फ ये पॉलिटिकली इनका क्लाउड जो है वो दुनिया भर में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है, ये दुनिया की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर इनका कंट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। और ये नेक्स्ट जो जिसको कहते हैं कि नेक्स्ट सेंचुरी जो है वो एशियन सेंचुरी होगी, और वो इस चीज़ का पेशखैमा है ये ब्रिक्स की का वजूद में आना और ब्रिक्स की ये एक्सपेंशन। और डेफिनेटली पाकिस्तान अगर इस ब्रिक्स के अंदर शामिल हो जाएगा तो ये बहुत ही खुशाइंद बात होगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल अलायंस है वो टिल्टेड टुवर्ड्स चाइना है, टिल्टेड टुवर्ड्स रशिया है, टिल्टेड टुवर्ड्स द मिडल ईस्ट है, जो कि सबका सब ऐसा लग रहा है कि ब्रिक्स के अंदर शामिल होने वाला है। तो लेट्स सी, ऑल द बेस्ट विशेस फॉर पाकिस्तान फ्यूचर।